नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइन। आज से कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में लगवाई कोरोना वैक्सीन। भारत को कोविड मुक्त बनाने की अपील। G23 ने कांग्रेस में बढ़ाई उथल-पुथल। दूसरे राज्यों में भी असंतुष्ट नेताओं की बड़ी खेमेबंदी। पार्टी में बुलंद हुआ विद्रोह। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों पर लगाया बड़ा दांव। मुस्लिम लीग को दी 26 सीटें। बंगाल चुनाव में विपक्ष में पड़ी फूट। यूपीए की कई पार्टियों ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। मोदी सरकार ने चीन को दी चेतावनी। सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति जरूरी। नजर डालते हैं पहली खबर पर। देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। अब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग वैक्सीन ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के साथ ही पीएम मोदी ने सभी लोगों से भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान देने की अपील भी की है। डॉक्टर मनीष, पीएम मोदी ने आज वैक्सीन लगवाई है, इसके बाद विपक्ष का एक तरीके से मुंह बंद कर दिया उन्होंने। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाई और पूरा विपक्ष ही बीमार पड़ गया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे तमाम लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे कि हिंदुस्तान का जो वैक्सीन है वो सही नहीं है, थर्ड फेज का रिजल्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री लगाएं, हम लोग नहीं लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी तरीके से एक सो कह सकते हैं कि अटैक का एक तरीका बना लिया था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है। और साथ ही साथ बहुत सारे लुटियन गैंग के जो लोग हैं, इन लोगों ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए थे वैक्सीन के ऊपर। अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से वैक्सीन लगवाई और उसके बाद तमाम वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के सारे लोग और लगातार उस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उससे दो बातें हुई हैं। एक, आम जनता के मन में वो कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, इसलिए लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, खुद को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जो अफवाह फैलाने का जो राजनीति विपक्ष लगातार करता चला आ रहा है, उसको आज बहुत बड़ा सेटबैक भी मिला है। यानी कि पीएम मोदी ने आज कोविड-19 वैक्सीन लगवाई और इस पर विपक्ष का मुंह अब बंद हो गया। उधर कांग्रेस में बढ़ते विद्रोह के बीच G23 के नेताओं की सक्रियता ने पार्टी में उथल-पुथल मचा दी है। पार्टी नेतृत्व से असंतोष नेता सुधार के लिए आवाज बुलंद करने में लगे हैं। कई राज्यों में हालात हाथ से बाहर जाते दिख रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस में धमाके के लिए सिर्फ एक चिंगारी का इंतजार है और कभी भी फूट बाहर आ सकती है। हालांकि पार्टी हाईकमान के वफादार भी सक्रिय हो गए हैं और उनमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है। डॉक्टर मनीष, जो G23 हुआ उसके बाद अब दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस में विद्रोह की आवाजें अब बुलंद होने लगी है। देखिए, इस तरह की खबरें बहुत पहले से आ रही थी। हमने देखा था किस तरीके से एक वक्त था जब मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया साहब जो है वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक उस घटना के तुरंत बाद, फौरन बाद राजस्थान में एक बवाल मचा था जिसमें सचिन पायलट नाराज़ हो गए थे। अपने समर्थक MLAs के साथ वो एक गेस्ट हाउस में जाकर के वो बंद हो गए थे। इस तरह से जो खबर आ रही है महाराष्ट्र की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह टूट की कगार पे खड़ी है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने जिस तरीके से आंख बंद कर रखा है, और प्रियंका वाड्रा से जो उम्मीद थी कि वो अगर एक्टिव होती हैं तो वो राहुल गांधी की गलतियों को सुधारने में, कांग्रेस पार्टी को पटरी पे लाने में कुछ पॉजिटिव योगदान देगी। लेकिन गांधी परिवार के अंदर ही मुझे लग रहा है कि कोई कोल्ड वॉर चल रहा है। कोई शख्स
ये सामने आकर के नहीं कहना चाह रहा है कि राहुल गांधी की ये गलतियां हैं, राहुल गांधी को अपने तौर तरीके को बदलना पड़ेगा। होता ये है कि CWC की मीटिंग होती है तो वहाँ पे गांधी परिवार अपनी पारिवारिक एकता को दिखाने के चक्कर में गलत चीज़ के समर्थन में सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा खड़ी नजर आती है। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि अगर सोनिया गांधी ने भी आंख बंद कर लिया, प्रियंका वाड्रा भी अपने भाई के साथ खड़ी है और एक भाई है जो आगे अध्यक्ष बनने की कगार पे है, पार्टी को अपने हिसाब से वो चलाएगा, तो ऐसे में वहाँ पे घुटन जो महसूस हो रही है जिन नेताओं की, वो लोग अब इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग हैं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का दूसरा धड़ा भी उस तरह का है जो गांधी परिवार, जिनको लगता है कि यही मौका है राहुल गांधी, चूँकि इनके दिमाग में यही है कि कांग्रेस पार्टी तो गांधी परिवार की मिल्कियत है, उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मालिकों से रिश्ता सुधारने का, अपना नंबर बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया मौका है। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे लीडर्स हैं, गहलोत साहब हैं, फिर आज वीरप्पा मोइली सामने आ गए। ये सारे लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के समर्थन में बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष राहुल गांधी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल दो फाक में बंट चुकी है। अब देखना ये है कि ये लोग कांग्रेस के अंदर रहते हैं, ये G23 का जो ग्रुप है, या फिर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। यानी कि जिस तरह से बाकी राज्यों में भी अब कांग्रेस में विद्रोह की आवाजें बुलंद हो रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस किस तरह से टूट की कगार पर खड़ी है। उधर केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल कर लिया गया है। कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों पर इस बार बड़ा दांव लगाया है। दोनों पार्टियों ने सीट शेयरिंग पर भी सहमति बना ली है। निर्णय लिया गया है कि जहां केरल की 140 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं मुस्लिम लीग 26 सीटों पर ताल ठोकेगी। डॉक्टर मनीष, क्यों कांग्रेस ने ये कदम उठाया है? ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है कि जब आप यूपी में, बिहार में या नॉर्थ इंडिया में होते हैं तब आप सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। आपको मुस्लिम वोट चाहिए, आपको मुस्लिम अपीजमेंट करना है, आपको सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को डर दिखाना है बीजेपी या आरएसएस का। लेकिन केरल के अंदर में बीजेपी तो उतनी मजबूत पार्टी है नहीं, तो फिर वहाँ पे ऐसी क्या बात है कि राहुल गांधी को मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाना पड़ता है और इतनी सारी सीटें देनी पड़ती है, सीट शेयरिंग होता है। और अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी की ये जो सेकुलरिज्म की जो विचारधारा, वो किस तरीके से ये एक बनावटी विचारधारा है कि आप केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ आप हाथ मिलाते हो, आपका गठबंधन फुरफुरा शरीफ के पीरजादे के साथ हाथ मिला रहा है बंगाल के अंदर। तो ये राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है उसको दर्शाता है और ये भी बताता है कि आपको सत्ता पाने के लिए विचारधारा से किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेकुलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो इसका एक जीता जाता एक एग्जाम्पल है। यानी कि केरल में जिस तरह के हालात कांग्रेस के साथ बने हैं, उसके बाद अब केरल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है, जिसके तहत ये कदम उठाया गया है। वहीं बंगाल चुनाव से पहले विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। लेफ्ट और कांग्रेस की ब्रिगेड रैली में वामपंथी समर्थित पार्टियां एकजुट हुई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी संदर्भ में आज उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात भी की है। डॉक्टर मनीष, यूपीए की कई पार्टियों ने अब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और वो ममता बनर्जी के समर्थन में आने में लगे हैं। देखिए, यही चीज़ दिल्ली के पत्रकारों को इस बात को समझ में नहीं आता है जब वो बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की बात कहते हैं। ये भारतीय राजनीति का एक अजब पहलू है कि आप भारतीय जनता पार्टी से विरोध करते हैं दिल्ली के अंदर में, और जब आपको राज्यों में चुनाव लड़ना होता है तो मालूम चलता है कि आप आपस में ही लड़ने लग जाते हो। अब वामपंथी एक अलग, वाम मोर्चा एक अलग मोर्चा है, वहाँ वो ममता बनर्जी से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी है
जो दिल्ली के अंदर में बड़ा मोर्चा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को ममता की जरूरत पड़ती है, लेकिन बंगाल के अंदर आप बाकायदा कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही होती है। बंगाल में यूपीए की दो घटक जिसको कह सकते हैं आप कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी मिलकर तृणमूल को हराने में जुटी हुई है, और यही लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी केरल में आपस में एक दूसरे से लड़ रही है। अब आप समझिए कि किस तरीके की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। अब एक नया मसला सामने आ गया। कई लोग कहते हैं कि भाई सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ हो जाना चाहिए, बिना एक साथ आए मोदी और अमित शाह और योगी को पछाड़ा नहीं जा सकता है। अब मालूम चल रहा है कि वहाँ भी खेमेबाजी हो गई। अखिलेश यादव ने टीएमसी को समर्थन दे दिया। बीच में खबर आई थी कि आरजेडी लालू यादव की जो पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती है। वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस से बातचीत भी हो रही थी कि 4-5 सीट अगर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन्हें मिल जाए, लेकिन आज जो मुलाकात हुई उसमें जो बातचीत, जो खबरें सामने आ रही है कि तृणमूल सारी सीटों पे लड़ेगी। कुछ जगहों पे जो तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से कुछ उम्मीदवार जो सजेस्ट किए जाएंगे, शायद 1-2 जगह पे उनको टिकट दी जाए, लेकिन वो सब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव बंगाल के अंदर जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो नॉर्थ से आते हैं, जो बिहार, झारखंड, बंगाल से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ के वोटर्स हैं, उनके बीच जाकर के कैंपेन करेंगे। तो आप देखिए कि अपोजिशन कितना डिवाइडेड हाउस है कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, लेकिन आपकी अपनी मजबूरी ऐसी है, आपकी राजनीति में कंट्राडिक्शन ऐसा है कि आप अपने अपने राज्यों में एक साथ नहीं हो पाते। यानी कि बंगाल चुनाव से पहले अब विपक्ष में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। वहीं भारत ने चीन को अपनी हरकतें सुधारने के लिए अब कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि दोनों देशों के सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति और यथास्थिति आवश्यक है। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भारत पड़ोसी देश के साथ व्यापारिक संबंधों पर लगातार कार्य करेगा, लेकिन ये संबंध तभी बढ़ेगा जब अन्य महत्वपूर्ण मसलों में सामान्य स्थिति रहेगी। डॉक्टर मनीष, भारत सरकार की ओर से जो चीन को चेतावनी दी गई है, क्या मायने हैं उसके? इसके मायने बिल्कुल साफ है। एक तो मायने ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते आते हैं भाई कि चीन से मोदी डर गए, तो आज इस तरह का बयान विदेश सचिव के द्वारा दिया गया है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हम जो अपने दो पड़ोसी हैं, दुश्मन पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे फिर चाइना हो, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं करते। हमने पाकिस्तान के साथ भी यही पॉलिसी अपना रखा है कि जब तक गोलियां चलेंगी तब तक बातचीत नहीं होगी। टॉक और बॉम्ब ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और ऐसी ही चेतावनी चीन को आज दी गई है कि अगर भारत के साथ आपको व्यापारिक संबंध रखने हैं, अगर आपको रिश्ता सुधारना है, तो उसकी पहली शर्त यही है कि जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ पे शांति हो, यथास्थिति स्टेटस को बना रहे। अगर चीन दुस्साहस करता रहेगा, वो वहाँ पे खेल करता रहेगा, भारतीय टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करता रहेगा, मिलिट्री का जमावड़ा करने की कोशिश करेगा, तब भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते वो खराब हो सकते हैं, वो नॉर्मल नहीं होंगे। ये चेतावनी इसलिए भी दी गई है कि चीन की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। चीन में जितना कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी इंडस्ट्री है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का बाज़ार चीन के लिए खुला रहे। अगर हिंदुस्तान के साथ चीन के व्यापारिक रिश्ते खराब होते हैं तो चीन का वो जो सपना है कि एक ग्लोबल पावर बनने का, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और यही चीन के बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट भी कहते हैं कि अगर चीन को एक इकोनॉमिक पावर बनना है, मिलिट्री पावर बनना है, तो भारत जैसे विशाल देश, विशाल मार्केट से दोस्ती करना आवश्यक है। यानी कि मोदी सरकार ने चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि इस बार अगर उसने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की तो अब इसका खामियाजा चीन को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।